नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका फॉर्मूला गुरु में। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि लगातार बढ़ता रहे और साथ ही साथ आपका ज्ञानवर्धन भी होता रहे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। एक साल से निफ्टी सेंसेक्स के मुकाबले लगातार अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है रिलायंस? आखिर कंपनी डीमर्जर की प्रक्रिया को इतना टाल क्यों रही है? कुछ साल पहले डेट फ्री कंपनी को करने पर जोर देने वाली कंपनी अब कर्ज लेने क्यों जा रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर 360 डिग्री चर्चा आज हम विस्तार पूर्वक करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा उन प्रश्नों पर, उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं जिन पर हम उत्तर लेंगे हमारे आज के फॉर्मूला गुरु से। तो एक एक करके वो सवाल आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं उनको किस तरीके से देखा जाए, पढ़ा जाए और इससे आने वाले समय को लेकर के किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजों को डिटेल से जो है हम आज अपने फॉर्मूला गुरु से चर्चा करेंगे। इसके बाद एक एक परत दर परत जो अलग अलग कारोबार हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। खासतौर से रिटेल कारोबार में क्या वाकई में रिलायंस टिक पाएगी, क्योंकि कंपनी का जो अब तक का अनुभव रहा है वो जो है इस कारोबार को लेकर के बहुत अच्छा नहीं रहा है। जियो मार्ट के तमाम प्रयासों के बावजूद हम देख रहे हैं कि तमाम बिग बास्केट जैसी कंपनियों से अच्छी चुनौतियां वहां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे क्या फ्यूचर रहेगा इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। इसके अलावा रिलायंस जियो को अब तक लिस्ट क्यों नहीं करा पा रही है कंपनी, और जियो को लेकर के अभी के जो नंबर्स हैं वो क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं? आने वाले समय में रिलायंस अगर जियो को अलग करती है तो वहाँ पर किस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है? इन तमाम कंपनी के टेलीकॉम कारोबार पर भी हम करेंगे विस्तार से बातचीत। इसके बाद बातचीत ये भी करेंगे कि जीरो डेट कंपनी रहने पर जोर दे रही थी 3 साल पहले, और जब कोविड चल रहा था उस दौरान हमने देखा तमाम बड़ी बड़ी डील्स कंपनी ने की और अपने आप को कर्ज मुक्त कर दिया, लेकिन फिर से नया कर्ज लेने की तैयारी में कंपनी है। इसके क्या कुछ कारण हैं? क्या कोई बड़ा विस्तार है? क्या कोई बड़ा एक्सपेंशन है? ये भी हम अपने एक्सपर्ट से आज समझेंगे। फाइनेंशियल कारोबार को लेकर के पिछले साल ही उम्मीद थी कि डीमर्जर हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। इस बार कहा गया कि इस साल हर हालत में हो जाएगा। इस कारोबार को लेकर के क्या कुछ भविष्य दिखाई दे रहा है? इस कारोबार से क्या कुछ उम्मीदें हैं और डीमर्जर को टाला क्यों जा रहा है? ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे बड़ा जिस पर कंपनी निर्भर है वो है O2C कारोबार। कंपनी का ऑयल एंड केमिकल कारोबार का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? क्या आने वाले समय में GRM जो है वो और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे? अभी जिस तरह की स्थिति जो है दुनिया भर के कच्चे तेल की कीमतों में जो हम बदलाव देख रहे हैं उसका क्या कुछ असर होगा? ये तमाम चीज़ों को विस्तारपूर्वक हम समझेंगे। और साथ ही साथ हमने देखा कि 2 साल पहले तक कंपनियां जो रिलायंस जो है वो तमाम छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स थे, खासतौर से IT स्टार्टअप्स थे, जो टेक्निकल स्टार्टअप्स थे, उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशन कर रही थी, लेकिन अब वहाँ से फोकस हटा है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है ये भी हम आज के एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आखिर में ये जानेंगे कि आखिर में इतनी बड़ी कंपनी, इस तरह का परफॉर्मेंस, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जो है ये अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? RIL में आखिर में इंडेक्स के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस जो देखने को मिल रही है उसके पीछे कारण क्या है? और हर AGM के बाद हम देखते हैं शेयर लुढ़क हो जाता है, ये भी जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ होगी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, और हमारे एक्सपर्ट से, हमारे आज के फॉर्मूला गुरु से हम ये भी जानेंगे कि 1 साल के नज़रिए से RIL में निवेश क्या अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और 1 साल का लक्ष्य क्या हो सकता है, और तमाम ब्रोकरेज हाउस इस समय रिलायंस पर क्या सलाह दे रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के एक्सपर्ट से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे आज के फॉर्मूला गुरु हैं मार्केट एक्सपर्ट, सीनियर फंडामेंटल एनालिस्ट PK अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और जब भी आप आते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे दर्शक जो है बहुत ध्यान से आपको सुनते हैं। आज की चर्चा का जो विषय है उस पर तो हम चर्चा करेंगे विस्तारपूर्वक, एक एक सवाल पे आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन उससे पहले ओवरऑल शेयर बाजार के ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या आपको लग रहा है कि अभी की जो स्थिति देखने को मिल रही है, बाजार ऐसा लग रहा है कि जो रुकावट का स्तर है उसको तोड़ने की फिराक में है, क्या कामयाबी मिल पाएगी, या फिर आपको लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत और दुनिया भर में ऐसा कुछ नहीं बदल रहा है जिसकी वजह से बाजार नई ऊंचाइयों को छुए? नहीं, सब जगह बाजार दायरे में है ग्लोबली भी, और हमारे अपने बाजार के दायरे में हमने देखा है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। नीचे सपोर्ट भी नहीं तोड़ रहा है बाजार, ऊपर जाने की भी मोमेंटम उसके अंदर नहीं है, तो अभी तो दायरे में ही बाजार में रहने की उम्मीद है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब बाजार साइडवेज रहता है और बहुत रेंज बाउंड रहता है तो वो निवेशकों के लिए भी तो खैर चैलेंजिंग होता है, ये ट्रेडर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है। तो
इस वक्त बहुत संभल के बाजार में काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा उम्मीदें बना के नहीं रखना चाहिए, बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लेना चाहिए। इस वक्त बाजार में मेरा अपना मानना यह है कि कम से कम अगले 3 से 6 महीने के लिए बाजार दायरे में रहने की ही उम्मीद है। 18,000 से ऊपर की तो उम्मीद फिलहाल नहीं मानना चाहिए। ठीक, तो अगले 3-6 महीने जो है बाजार जो है एक रेंज में ही कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। और अब सर लौटते हैं आज की थीम के ऊपर। और अदानी पे तो बहुत चर्चा होती है, अदानी पे खबरें भी आ रही हैं, काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ भी है। अंबानी पे चर्चा जो है हमने सोचा कि आज की जाए, क्योंकि अदानी हर जगह चल रहे हैं, लेकिन अंबानी क्या कर रहे हैं, तो इसको लेकर के हमने आज की ये थीम रखी हुई है। और ज़रा चार्ट दिखा दीजिए एक बार कि किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रहा है। क्यों हम इसको चर्चा में ला रहे हैं कि बाजार की दिग्गज कंपनी लगातार हम देख रहे हैं, ये 1 महीने में हमने देखा कि थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है, लेकिन वहीं अगर हम 6 महीने और 1 साल के चार्ट पर नज़र डालें तो यहाँ पर आप देखिए कि अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 1 साल में अगर हम देखें तो 4-5% का पॉजिटिव रिटर्न जो है जहाँ निफ्टी दे रहा है, वहीं पर अगर हम देखें तो 13-14% से ज़्यादा की गिरावट जो है वो रिलायंस के शेयर में देखने को मिल रही है। तो हमने सोचा क्या कुछ पक रहा है, क्या कुछ हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम जरा चर्चा कर लें। और क्योंकि नतीजे भी अभी हाल ही में आए हैं, तो जरा एक बार जरा दिखा दीजिए नतीजे कैसे रहे हैं। और आपसे भी जानना चाहेंगे अग्रवाल साहब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजों को आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या जो नतीजे जो मुनाफा रिकॉर्ड देखने को मिला है, ये आगे चल करके किस तरीके से इंडिकेशन आपको मिल रहे हैं, ओवरऑल जो है नतीजों को कैसे पढ़ा आपने? नतीजे अच्छे हैं और जितना एस्टिमेट था एनालिस्ट का बाजार का, उससे नतीजे बेहतर ही आए हैं मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि नतीजे ठीक हैं, लेकिन जब आप डिटेल्स में उसका एनालिसिस करते हैं तब आप देखते हैं कि चैलेंजेस हैं अभी भी कंपनी के सामने। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि नतीजे काफ़ी सेटिस्फैक्टरी हैं। तो नतीजे संतोषजनक है, लेकिन शेयर में परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन उस पर बाद में आखिर के हिस्से में आएंगे। लेकिन अब एक एक जो उनका अलग अलग कारोबार है सर, उस पर थोड़ा सा आपसे डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। रिटेल बिजनेस को आप कैसे देख रहे हैं? और रिलायंस जैसी दिग्गज इतने बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम टेक ओवर्स हो रहे हैं, एक्विजिशन किए गए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की बाकी जगहों पर मोनोपोली रिलायंस की रहती है, यहाँ पर अभी भी जियो मार्ट की उस तरह की मोनोपोली देखने को नहीं मिली। बड़ी चुनौतियाँ मिल रही हैं जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं उनसे भी, और जो दिग्गज बिग बास्केट जैसी कंपनियाँ हैं वहाँ से भी काफ़ी चुनौतियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल इस सेगमेंट को आप कैसे देख रहे हैं और इसका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग उनके पूरे पोर्टफोलियो में अगर कुछ है तो वो रिलायंस रिटेल है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि थोड़ा लो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन का ये कंपोनेंट है। ब्रॉडली बात करूं तो 25-26% इसका टोटल रेवेन्यू के अंदर शेयर है। टोटल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 10 लाख करोड़ के करीब है, उसमें से 2.6 जो है वो रिटेल से आता है। और उसमें जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम है, वो 9,000 करोड़ है सिर्फ। कहने का मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ, तो जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 3.5% है, 3.5%। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत चैलेंजेस हैं इसके अंदर। उसके कई कारण हैं, क्योंकि ये इनहेरेंटली बिजनेस जो है वो अभी ग्रोथ फेज में है। कुछ बिजनेसेस अर्ली ग्रोथ में हैं, तो इसमें बहुत पैसे की जरूरत है, उसमें रिटर्न आने शुरू नहीं हुए हैं। इनका जो रिटेल का पोर्टफोलियो है उसको बिग बास्केट से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, बिकॉज बिग बास्केट इज लार्जली ग्रोसरी, और रिलायंस रिटेल के अंदर दुनिया भर के तमाम सब सेगमेंट्स हैं, जैसे फार्मा है, ग्रोसरीज है, ब्रांड्स हैं, फर्नीचर है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एपरल है, और फुटवेयर है, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सब अपने आप में अलग तरह के बिजनेसेस हैं। चाहे भले ही वो रिलायंस की बैलेंस शीट में रिटेल के अंदर सबको इकट्ठा कर दिया गया है, लेकिन उनको चलाना बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेटेजी। हर एक फार्मेसी चलाना और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स चलाना बिल्कुल दो अलग बिजनेसेस हैं। तो इसलिए उन सबको क्लब तो भले कर दिया अरिथमेटिकली हमने, लेकिन वो चैलेंजेस जो है वो कंपनी के सामने हैं। और यही कारण है, आप देख रहे हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी, वही मैंने कहा, जब आप सरफेस के नीचे जाते हैं तब आपको पता लगता है कि उसमें चैलेंजेस कहाँ हैं। और मेरे हिसाब से रिलायंस रिटेल जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मेरी अपनी मानना है, हालांकि कंपनी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, दैट जिसे हम लोग बोलते हैं कि दे हैव स्प्रेड देयर रिसोर्सेज टू थिन। मतलब जब आप प्रैक्टिकली हर चीज के अंदर ज्वेलरी है, नाउ रिलायंस इज इवन इन ज्वेलरी, जो रिटेल का हिस्सा है। नाउ रनिंग अ ज्वेलरी शॉप इज कंप्लीटली डिफरेंट देन रनिंग अ ग्रोसरी।
So ये therefore those are the challenges which companies face. ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही और हम देख रहे हैं कि एक एक सेगमेंट में ही चैलेंजेस ऑर्गेनाइज सेक्टर से भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जो जैसा कंज्यूमर ड्यूरेबल को लेकर के कहा आपने, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में ऑलरेडी जो है बहुत बड़ी दिग्गज कंपनियां जो है मौजूद हैं, अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऐसे में इससे इससे मतलब आपको लगता है कि इस सेक्टर के लिए अभी चैलेंजेस जो है काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं आने वाले समय में? ये बिल्कुल रहेंगे वो, जैसे जैसे मैंने कहा, क्योंकि इसको फोकस करना, देखिए मैनेजमेंट टाइम तो लिमिटेड है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो लोग कई बार भूल जाते हैं। हम लोग जब एनालिसिस करते हैं अपना बहुत ग्रॉस लेवल के ऊपर, तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन मैनेजमेंट टाइम। जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी इंचार्ज है उस पर्टिकुलर बिजनेस के, जी, वो अपना कितना समय लगाते हैं और लगाएंगे तो उसमें से कितना नतीजा निकलेगा। तो अगर जो भी डायरेक्टर इंचार्ज हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो शायद अंबानी जी की लड़की हैं, जी बिल्कुल। अगर ये 10 सेगमेंट्स के ऊपर समय लगाना हो, अगर वो एक एक दिन भी सब सेगमेंट में दिन लगाएं अपना उसको मॉनिटर करने के लिए, तो आप देखिए, और वो हर बिजनेस अलग है। ज्वेलरी वाला हेड आएगा, वो अपनी कहानी सुनाएगा, ग्रोसरी वाला आएगा, वो अपनी बात बताएगा। तो आपको उस सबको समझ के निष्कर्ष निकालना है कि पैसे कहाँ लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, किस तरह क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। बिल्कुल। और उसके बावजूद अगर रिलायंस ने पॉजिटिव नंबर दिए हैं, कम से कम लॉस तो नहीं दिखाया, मैं इसको ये अचीवमेंट मानूंगा। ठीक, तो चुनौतियां हैं रिटेल को लेकर के, काफ़ी सारी चुनौतियां हैं और कैसे चीज़ें वो व्यवस्थित करते हैं ये आने वाले समय में देखना होगा। रिटेल के बाद एक बड़ा कारोबार जिस पर काफ़ी अग्रेसिव जो है खर्चा भी कर रही है कंपनी, एक्सपेंशन भी कर रही है, वो है टेलीकॉम कारोबार को लेकर के। हालांकि उम्मीदें लगातार हर साल की जा रही थी कि रिलायंस जियो की वैल्यू अनलॉकिंग होनी चाहिए। सर एक चीज़ मुझे बताइए, इस तीसरे सवाल पर हम आए उससे पहले, कि अब अडानी की 10 कंपनियां लिस्टेड हैं, टाटा की 16 कंपनियां लिस्टेड हैं, रिलायंस सारे कारोबार को इतना, और बिल्कुल विविधता भरे कारोबार, टेलीकॉम है, रिटेल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, सब कुछ एक कंपनी के अंदर ही क्यों रखना चाह रही है? कुछ मतलब आप एक्सपर्ट के तौर पर लंबे समय से हैं, इवन हम देख रहे थे एडीएजी ग्रुप के भी जो कंपनियां थी उसमें भी काफ़ी सारी कंपनियां लिस्ट करा दी गई थी बाद में, लेकिन यहाँ पर ये हिचक क्यों रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, कंपनी की तरफ से कोई संकेत सूचना नहीं है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है मैं उसके बेसिस पे ये कह रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जो दो बिजनेसेस जिसमें इन्होंने एक्सपेंड, देखिए इनका जो बेसिक बिजनेस था वो टेक्सटाइल था, वो तो अब बहुत पीछे रह गया है। उसके बाद जो मेन बिजनेस था वो पुरानी भाषा में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स था, उसको नई भाषा में आप ऑयल एंड गैस बोल रहे हैं और O2C बोल रहे हैं, O2C बोल रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली पेट्रोकेमिकल्स है। अब उसमें जो दो बहुत बड़े चैलेंजेस ऐड किए उन्होंने, वो था टेलीकॉम वाया जियो और रिलायंस रिटेल, जिसकी हमने अभी बात करी। अब ये जो ऑयल एंड गैस है और जो पेट्रोकेम है, वो ऑलरेडी स्टेबल बिजनेसेस हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी चल रहे हैं, उनकी डिमांड स्टैब्लिश्ड है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टैब्लिश्ड है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा करने की, और वही मेन स्टे है इस कंपनी। बिल्कुल, दैट अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द रेवेन्यू एंड 60% ऑफ द प्रॉफिट। तो कहने का मतलब ये है कि उसी ने कंपनी को संभाल रखा है। अब आपका सवाल ये है कि इसको डीमर्ज करके इन सब सेक्टर्स को अलग क्यों नहीं कर दिया जाता? वो इसलिए नहीं कर दिया जाता, मेरा अनुमान है ये कि ये दोनों ही सेक्टर, जियो विच इज टेलीकॉम एंड जिसको ये वो लोग बोल रहे हैं डिजिटल सर्विसेज, और रिलायंस रिटेल, ये दोनों अपनी ग्रोथ की जिस पॉइंट पे हैं, दे नीड वेरी सब्सटैंशियल कैश इन्फ्यूजन, एंड इफ यू हाइव देम ऑफ into a separate company, they will be starved of cash, या अगर वो बाजार में पैसा उठाने जाएंगे तो उनको बहुत महंगा मिलेगा। बिल्कुल। आज रिलायंस को जितना भी पैसा चाहिए वो बाजार से मिल जाएगा उसको, रिलायंस की साख के ऊपर, रिलायंस की रेपुटेशन के ऊपर, जो रेट पे, जिस कॉस्ट पे वो कैश ले पाएंगे, बोरो कर पाएंगे, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा। तो मेरा अपना अनुमान ये है कि यही कारण है कि ये दो सेक्टर्स को वो चाह के भी आज की तारीख में हाइव ऑफ नहीं कर पाए। बहुत महत्वपूर्ण बात की सर, और काफ़ी हद तक मतलब जो है आपका एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब चूंकि हम टेलीकॉम पे बात कर रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं कि सवाल वही कि मतलब जियो को अब तक लिस्ट क्यों नहीं करा पाई कंपनी, वो तो चलिए बात हो गई, लेकिन टेलीकॉम का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर तो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो दो बड़े प्लेयर अब रह गए हैं,
वोडा की स्थिति काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही है, और रिलायंस और एयरटेल, तो इनके भविष्य में टेलीकॉम कारोबार को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि 5G हैंडसेट को लेकर के भी काफ़ी सारी बातें कही गई थी, वो भी उस तरीके से रोल आउट अभी तक नहीं हो पाया है जितनी तेज़ी के जितनी जिस तरह की बातें कही गई थी कंपनी की तरफ से। 5G में अभी बहुत बहुत समय लगेगा। अभी तो मुझे लगता नहीं है कि उसके बेसिस के ऊपर आपको टेलीकॉम को इवैल्यूएट करना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि 2 ही प्लेयर्स हैं इस वक्त बाजार के अंदर, जियो और एयरटेल। बिल्कुल। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि टेलीकॉम के अंदर वो ग्रोथ नहीं रही जो आज से 20-25 साल पहले थी, जब आई थिंक 1991-92 में जब पहली बार एयरटेल की सर्विसेज चालू हुई थी दिल्ली में, तब में और अब में ग्रोथ रेट में बहुत अंतर है। अभी तो बिल्कुल ऑलमोस्ट प्लेटू है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पास फोन्स हैं। भले ही वो 4G और स्मार्टफोन ना हो, 2G ही हो, लेकिन फोन सबके पास ऑलमोस्ट, पॉपुलेशन जो अफोर्ड कर सकती है उनके पास हैं। दूसरा ये है कि जो आरपूज हैं वो भी ये बात बताते हैं कि वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हैं, 178-179 के ऊपर। जियो अभी भी वहीं पे है और उसको ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाजार से बहुत ज्यादा उम्मीदें इस पे रखना ठीक नहीं होगा। बस इसमें सेटिस्फेक्शन सिर्फ इसी बात का है कि रिलायंस के केस में जो ये टेलीकॉम सर्विसेज, या इसको पूरी को अगर मैं डिजिटल सर्विसेज का कंपोनेंट मानूं, जी। वो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है आज की तारीख में उनके पास। आपको हैरानी होगी शायद, अगर आप जिसने एनालिसिस किया है इस रिजल्ट्स का, वो आपको पता लगेगा कि 1,15,000 का रेवेन्यू है इनका इस साल का पूरे का, जी। डिजिटल सर्विसेज का, जिसके अंदर जियो के सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। हम्म। उसमें जो प्रॉफिट है वो 19,000 के करीब है, विच इज 16% एज कंपेयर टू 3.5% प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रिटेल। तो आप ये मान के चलिए कि इसको कंपनी में रखा हुआ है, ये एक फायदे का सौदा है इन्वेस्टर के लिए, और वो उसको नहीं निकाल रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। तो टेलीकॉम का भविष्य जो है थोड़ा उज्जवल दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आई सर, वो आपसे चौथे सवाल के माध्यम से समझना चाहेंगे। अभी हमने देखा कंपनी इतने कोविड के पहले जो है, और उससे पहले जो एजीएम हुई उसमें कहा गया कि हम जीरो डेट कंपनी बनेंगे, और जो टारगेट रखा था उससे पहले कंपनी ने अपने सारे कर्जे उतार भी दिए। बड़ी बड़ी डील साइन हुई कोविड के दौरान, वो चाहे गूगल के साथ हो या बाकी फेसबुक के साथ हो, और जगहों पे भी कई सारी डील साइन की। लेकिन अब सडनली 2 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ और उसके बाद अब कंपनी फिर से जो है कर्ज लेने की तैयारी में है। तो ये एकदम से जो स्ट्रेटजी पहले थी वो गलत थी, या अब जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इस समय रेट भी काफ़ी हायर है। तो अभी इसके पीछे क्या कुछ कारण आप मान के चल रहे हैं? जी, मेरा अपना मानना वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि उनको कैश इन्फ्यूजन चाहिए। बिकॉज अगर उनको ग्रो करना है, और खासतौर से रिटेल के अंदर, अभी आप देखिए कितनी एग्रेसिवली नए स्टोर्स बन रहे हैं। 18,000 के करीब स्टोर हो गए हैं, 3,000 उन्होंने शायद लास्ट क्वार्टर में जोड़े हैं नए स्टोर जो बनाए हैं, स्मार्ट बाजार और व्हाटएवर। तो पैसे की जरूरत है इस वक्त, और इस वक्त अगर वो पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर आपको प्रेजेंस बना के रखना है। बिल्कुल। जितने जितने ज्यादा आपकी विजिबिलिटी रहेगी शहरों में, गांव में, टीयर 2 टीयर 1 सिटीज के अंदर, तो वो बनाना आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि कहीं पे, जैसा आपने कहा कि 1-2 साल के अंदर जो है वो रिव्यू हुआ है, जो थोड़ा जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि जो नई मैनेजमेंट इसके अंदर आई है, विच इज आई थिंक ईशा अंबानी, उन्होंने शायद ये निर्णय लिया होगा कि वी मस्ट एक्सपैंड वेरी एग्रेसिवली, बिकॉज, एंड आई एग्री विद दैट, बिकॉज ये जो रिटेल बिजनेस है इसके अंदर आपकी विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कैश रिक्वायरमेंट बहुत है। तो मुझे लगता है कि वो रिव्यू हुई है सिचुएशन, जिसके अंदर अब ये, अच्छा, एक सबसे अच्छी बात ये भी है इसके अंदर कि इनकी जो कैश जनरेशन है अपनी, ये जो डेट तो खैर इनको मिल ही जाता है जब भी जितना चाहें, लेकिन इनका जो अपना कैश जनरेशन इस बार पूरा कुल मिला के 1.5 लाख करोड़ के करीब है, और उनका कैपेक्स भी शायद इतना ही है। तो आई थिंक मोर और लेस दे आर एबल टू मैच इट, और इनकी डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत बहुत सेटिस्फैक्टरी है। तो डेट उनको उठाने में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, नाइदर फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉर फ्रॉम द अवेलेबिलिटी फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक। और सर, अब दोस्त हमने कारोबार की बात कर ली, एक और कारोबार जिसको लेकर के पिछले साल ही कहा गया था कि फाइनेंशियल जो कारोबार है कंपनी का उसको डिमर्ज करेगी, वो नहीं हुआ। इस बार फिर से कहा गया है कि इस साल किसी भी हाल में फाइनेंशियल कारोबार को अलग जो है वो किया जाएगा। अब इस ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे देख रहे हैं आप? ये कितना बड़ा बिजनेस साबित हुआ है अब तक कंपनी के लिए, और फ्यूचर इसका कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, फिनटेक का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है ही है, क्योंकि अब जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है उनका हमने देखा क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो ओनली प्रॉब्लम इज कि राइट नाउ दे आर आउट ऑफ फेवर। आप बजाज फिनसर्व को देखिए, बजाज फाइनेंस को देखिए, पेटीएम को देखिए, इवन जो छोटे बैंक है उनको देखिए, इस वक्त सबकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी
ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि बाजार उनको इस वक्त फेवर नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है इस वक्त बाजार में नई कंपनी फ्लोट करने का इस सेक्टर के अंदर। तो शायद यही कारण होगा कि थोड़ा डिले किया जा रहा है। बट बिजनेस का साइज ठीक ठाक है। मुझे जी। लगता मुझे याद जो है वो जब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन किया गया था तो 1 लाख करोड़ के करीब इसका वैल्यूएशन बताया गया था, और 170-180 रुपए पर शेयर के हिसाब से कुछ इसकी वैल्यूएशन थी। अब वो कितनी रिवाइज होगी, कितना होगी, वो तो जब नया प्रपोजल बनेगा तब पता लगेगा। बट मुझे लगता है कि अभी वो वेट करेंगे कि सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो बाजार के अंदर, बिल्कुल। बेटर वैल्यूएशन उनको मिल पाए, क्योंकि ऐसी कोई जल्दी तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक या अगले साल में जब थोड़ी अगर मार्केट्स में सुधार आएगा, खास तौर से फाइनेंशियल सेक्टर में अगर सुधार आएगा, जब आप देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स चलने शुरू हो जाएंगे या फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी चलना शुरू हो जाएंगी, तब आप देखेंगे कि ये मर्जर जरूर होगा। तो ये डिमर्जर होगा सर, तो निवेशकों के लिए क्या कुछ फायदेमंद रहेगा, निवेशकों को क्या मिलेगा इसमें, क्या कुछ उम्मीदें बिल्कुल। करनी चाहिए जी? अब वो देखना पड़ेगा क्या एक्सचेंज रेशियो फिक्स होगी। जैसे मैंने कहा है कि अभी 1 लाख करोड़ के करीब इसका वैल्यूएशन था जब एस्टिमेट लास्ट टाइम किया गया था, और प्राइस 170-180 रुपए के आसपास थी। अब दोबारा से वो क्या यही प्राइस रहेगी या कुछ चेंज होगी, वो मैं अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि शेयर होल्डर को फायदा जरूर होगा, थोड़ी वैल्यू अनलॉक तो जरूर होगी। ठीक। अब सबसे जो कंपनी की जो मेन मलाई जहाँ से आती है, जिसका जिक्र भी आपने थोड़ी देर पहले किया कि 60% रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है कंपनी का O2C कारोबार, पेट्रोल और गैस कारोबार कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें उसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कई सारे कंसर्न देखने को मिल रहे हैं। भविष्य में GRM के इम्प्रूवमेंट की कितनी संभावनाएं हैं? क्रूड प्राइसेस को लेकर के जिस तरह का वॉल्टिलिटी हमने देखी है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर, और आगे आने वाले समय में भी अनिश्चितता बनी हुई है, उसका कितना असर रहेगा? या आपको लगता है कि नहीं, ये कारोबार पूरी तरह स्थिर हो चुका है, यहाँ पर कोई नुकसान या यहाँ को लेकर के कोई चिंता नहीं देखने को मिलेगी? चिंता नहीं है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल बिजनेस, जैसे मैंने कहा, ये बहुत बहुत पुराना बिजनेस है, बहुत स्टेबल बिजनेस है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है बिजनेस की, हर बिजनेस की एक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर रॉ मटेरियल इनपुट्स, प्रोसेसिंग चार्जेस और सेलिंग प्राइस, ये सभी बैलेंस में है। क्रूड प्राइसेस विल रिमेन अराउंड से $80 पर बैरल, प्लस माइनस फ्यू डॉलर्स हियर एंड देयर। बिल्कुल। उनके पास वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी है जो बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करती है। प्रोसेसिंग कॉस्ट इज ऑलरेडी नोन एंड डिफाइंड। इसकी जो सेलिंग प्राइस है पेट्रोल की, वो सरकार निर्धारित करती है। आप बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रॉफिटेरिंग नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोर और लेस सेटल्ड है बिजनेस। एक चीज और आप जो एक चीज और मैं थोड़ा सा बिजनेस है जिसमें पॉलीमर्स हैं, फाइबर्स हैं, वो सब भी ऑलमोस्ट स्टेबल डिमांड है, उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं हुए। और ये अच्छी बात है किस्म से, कम से कम ऐसा बिजनेस 60% है कंपनी के अंदर जो बहुत ज्यादा आपको तकलीफ देने वाला नहीं। लेकिन सर, इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन ये है कि जो कि भाई कंपनी जो है 8-10 साल 20 साल का नज़रिया लेके चलती है, अगले 10 सालों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम ऊर्जा को लेकर के जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अब इलेक्ट्रिक ऊर्जा की बात हो रही है, परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है, आपको लगता है कि जो ज़रूरत, जितनी डिमांड जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अभी है, 10-20 साल बाद भी क्या इतनी आवश्यकता बनी रहेगी? या आपको लगता है कि इस पर से जो डिपेंडेंस धीरे धीरे हट रही है, उसका नुकसान भी कंपनी को हो सकता है? नहीं, नई कैपेसिटी तो आ ही नहीं रही है। अगर आप देखेंगे पूरी ग्लोबली, इंडिया में तो खैर कोई रिफाइनरी लगी नहीं है पिछले 5-10 साल में, लेकिन इवन ग्लोबली आप देखेंगे कि कोई भी नई रिफाइनरीज अब आ नहीं रही हैं। तो जो भी एनर्जी के अंदर, जो भी प्लेयर्स एनर्जी में हैं या रहना चाहते हैं या एनर्जी में निवेश करना चाहते हैं, वो सब अब नई एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो एटॉमिक हो, या और भी किसी तरह की नेचुरल गैस हो, इस तरह की चीजों में जा रहे हैं। अब तो रिलायंस ने भी कोई नई निवेश तो किया नहीं है, जो उनका ऑलरेडी निवेश हुआ है उसके अंदर अगले 20 साल में तो उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगी। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी उसके अंदर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब सवाल सिर्फ ये है कि वो अपनी एनर्जी के अंदर अपनी लीडरशिप पोजीशन बनाए रखने के लिए कहाँ नया निवेश करेंगे, वो जरूर देखना। मुझे लगता है वो ग्रीन एनर्जी के अंदर तो काफी कोशिश कर रहे हैं, और अब आगे देखते हैं धीरे धीरे कैसे सिचुएशन डेवलप होती है। पर मैं कम से कम अगले 5-10 साल के अंदर कोई इस बिजनेस के अंदर उनके यहाँ बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं देख रहा। चलिए, अब एक सवाल और यहाँ पर सर आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ समय पहले तक हम देख रहे थे कि बड़ा अग्रेसिवली RIL जो है, वो जो तमाम स्टार्टअप थे खासतौर से टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशन हो रही थी छोटी छोटी कंपनियों के। अब यहाँ पे इस तरह की खबरें नहीं देखने को मिल रही, तो क्या अब फोकस जो है वो चेंज हो गया है कंपनी का? फोकस ज़्यादा अब जो एक्विजिशन हो रहे हैं या JVs हो रही हैं, वो हम देख रहे हैं खिलौनों को लेके हो रही है, कैंपा ब्रांड को लेके हो रही है, तो अब सारा फोकस क्या अब रिटेल की तरफ कर दिया गया है,
बाकी जगहों पर से फोकस हट गया है, इसके क्या आप मान रहे हैं और इसके पीछे क्या रीज़न मान रहे हैं? वही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, रिटर्न ऑन मैनेजमेंट टाइम। आप एक 5 करोड़ की स्टार्टअप खरीदने में जितना समय लगा रहे हैं, उतना ही समय आप 5,000 करोड़ का कैंपा ब्रांड खरीदने में लगा रहे हैं। When you're reading a piece of paper, whatever written on it is still taking the same amount of time. तो जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज कितनी ही ल्यूक्रेटिव क्यों ना हो, वो उनके लिए वायबल नहीं होता है। तो अगर आपने 5, 10, 15, 20, 25 करोड़ के 5 स्टार्टअप खरीद लिए, तो उनको मैनेज कौन करेगा, और हाउ यू गोइंग टू रन इट एंड हाउ दे विल मेक एनी इंपैक्ट ऑन 10 लाख करोड़ टर्नओवर कंपनी। So I think this is a very wise step that they have taken कि उनकी जो स्ट्रेंथ है कंपनी की, वो बड़े बिजनेसेस को जहां पे एंट्री बैरियर्स हैं, जिसको हर आदमी एंटर नहीं कर सकता है, उनको मैनेज करना, ये उनकी खासियत है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। तो दे आर नाउ प्लेइंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अगले जो 3 सवाल होंगे वो कहीं ना कहीं जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, खासतौर से जो निवेशक होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वो इसी सब सवालों के उत्तर जानना चाहेंगे। तो पहला उसमें 8वां जो सवाल है और शेयर प्राइस को लेकर के पहला सवाल कि हर एजीएम के बाद हम देखते हैं कंपनी कितनी भी अच्छी घोषणा करे सर, लेकिन हम देख लेते हैं कि मतलब पिछले 4-5 सालों का ये ट्रेंड रहा है कि शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। अब इसके पीछे क्या कोई मतलब कारण आप मान रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ मतलब खाली एक ऐसा ही ट्रेंड है या इसके पीछे कोई लॉजिक आप देख रहे हैं? दूसरा, 1 साल के अंदर जिस तरीके से कंपनी ने इंडेक्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म किया है, रिजल्ट्स इतने खराब नहीं रहे, फिर भी इस तरह की परफॉर्मेंस के पीछे क्या आप कारण मानते हैं? देखिए, टेक्निकली चार्ट्स पे तो वीक है, इसमें कोई शक नहीं है। फंडामेंटल बेसिस पे हमने डिस्कस किया है, कंपनी में ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। हालांकि ठीक है, अब चैलेंजेस हैं क्योंकि साइज इतना बड़ा है, लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी है वो जी। तो वो प्रॉब्लम तो है इसके अंदर। लेकिन इशू ये है इसके अंदर, जो ये अभी मेरा एनालिसिस है कि देखिए, जब हम किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं, मैं ट्रेडिंग, और ये ट्रेडिंग स्टॉक तो ये है नहीं, दिस स्टॉक इज नॉट मेंट फॉर ट्रेडिंग बिकॉज इसका बीटा बहुत लो है। तो ये निवेश के लिए ही स्टॉक जो है वो सही है। अब निवेश जब हम करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, हम उस स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं कि वो स्टॉक किस वैल्यू पे बायबल है, किस वैल्यू पे सेल करना है। अब रिलायंस का वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स या बड़े निवेशक जो हैं उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आज की तारीख में निवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको वैल्यू करना बहुत मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? क्योंकि उसके अंदर इतने डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं कि उसको आप वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे ज्वेलरी बिजनेस वैल्यू करना है तो मैं टाइटन को बहुत आसानी से कर लूंगा, मैं रिलायंस को कैसे करूंगा? मुझे एक फुटवेयर बिजनेस वैल्यू करना है, मैं बाटा को इमीडिएटली कर लूंगा, मैं रिलायंस को कैसे करूंगा? तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से जो भी फंड्स या जो भी लार्ज इन्वेस्टर्स, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स रिलायंस को आज रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में या थोड़ा बहुत ऐड कर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ ये है कि ये बहुत स्टेबल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देती है। लेकिन इसका जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। जैसा मैंने कहा कि उसमें इतने वेरिड बिजनेसेस हैं कि उनका मिला के आप वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। टेलीकॉम को आप भारतीय को आप वैल्यू कर लेंगे, आप जियो को अलग से वैल्यू नहीं कर पाएंगे। और उसको अलग क्यों नहीं कर रहे हैं वो मैंने अपना आपको रीजन बताया, जो मेरी समझ में रीजन है वो आपको मालूम है। अब तो इसलिए रिलायंस के अंदर नया निवेश ज्यादा भरी मात्रा में, ज्यादा उसमें क्वांटिटी में वो नहीं आ रहा है। उसका रीजन, इनफैक्ट मैं किसी से बात कर रहा था, मैं यही कह रहा था, मैंने कहा रिलायंस खरीदने का मतलब है आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिया। बिल्कुल सही बात। इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस खरीदने की जरूरत नहीं है, रिलायंस खरीद तो म्यूचुअल फंड खरीद लिया। मतलब इस तरह के सर मजाक लोग आईटीसी के बारे में करते थे कि कैसे वैल्यूएशन करे, क्या मतलब सिगरेट कारोबार अलग है, होटल कारोबार अलग है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन तेल गैस से लेके, टेलीफोन से लेके, जूते से लेकर के हर चीज़ में आप हैं। तो सर लेकिन वैसे पोर्टफोलियो में, ओवरऑल पोर्टफोलियो में कितना मतलब जो है हिस्सेदारी रिलायंस की होनी चाहिए? अब मान लीजिए 1 लाख रुपए में लगा रहा हूँ, तो पोर्टफोलियो में क्या रिलायंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहला सवाल होना चाहिए। मैंने कहा रिलायंस का पोर्टफोलियो जरूर होना चाहिए, वही मैंने कहा कि नया निवेश की बात, पहली बात तो ये, अगर आपके पास है तो आपको होल्ड करना, पहली बात तो ये। ठीक। दूसरी बात, अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वही स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ देगा, स्टेबिलिटी देगा, बहुत ज्यादा
वेरिएशन से बचाएगा, मार्केट वोलेटिलिटी से आपको बचाएगा। अब ठीक। सवाल ये है कि किस लेवल पे आपको खरीदना चाहिए। एक साल का जो उसका रेंज है वो 2300 से लेके 2500 तक का है। ये सर आगे का सवाल है, मेरा अगला सवाल है कि अगला टारगेट आप क्या दे रहे हैं, तो वो सवाल पहले मैं पूछ लेता हूँ। उससे पहले जरा कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हुई हैं, जरा उससे आप कितने सहमत हैं वो भी आप देख लीजिए। तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए कि तमाम, चाहे वो ICICI सिक्योरिटीज़ हो, ICICI डायरेक्ट, क्या कुछ कह रहे हैं। HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पर जो रेटिंग दी गई है वो एक्यूमुलेट की रेटिंग दी गई है और यहाँ पर 2637 तक के लक्ष्य दिए गए हैं। ICICI डायरेक्ट की तरफ से थोड़ा और एग्रेसिव टारगेट है, वो 2850 का लक्ष्य दे रहे हैं और रेटिंग इन्होंने बाय की दी है। मोतीलाल ओसवाल भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, बाय की रेटिंग दी गई है और यहाँ पर भी 2800 का लक्ष्य दिया जा रहा है। हालांकि ICICI सिक्योरिटीज़ वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखा है, 200 रुपये नीचे का टारगेट दिया है। एक्यूमुलेट की रेटिंग है, 2650 का लक्ष्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक साल का ये नज़रिया है। अब आपसे जानना चाहेंगे अग्रवाल साहब, आप क्या कुछ नज़रिया ले रहे हैं एक साल के हिसाब से? आप सहमत हैं इन ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट से, या आपके अपने टारगेट क्या, आपने क्या ध्यान में रखे हुए? नहीं, ये ब्रॉडली ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वही मैं बता रहा था कि अभी जो इसकी रेंज है वो 2300 से 2500 के बीच में है अभी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। तो इस रेंज में आप जितना फेवरेबली नीचे की तरफ खरीद पाए उतना खरीद लीजिए और सारा एक बार मत खरीदिए, उसको स्टैगर कर दीजिए 20-25% एक बार में लेने से। यहाँ तक टारगेट का सवाल है, 2700-2800 का टारगेट आप एक साल के लिए मान सकते हैं इसके अंदर, विच इज अ वेरी रीजनेबल टारगेट, बिकॉज 10% की से ज्यादा की ग्रोथ तो वो अपने रेवेन्यू में दिखा ही रहा है, तो इसलिए 10% की ग्रोथ आप शेयर प्राइस के अंदर उसकी मान सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ये बहुत एग्रेसिवली ऊपर जाने वाला स्टॉक अब नहीं है। इट हैज टू कैरी लॉट ऑफ वेट, और अगर ये क्वार्टर दर क्वार्टर, एवरी क्वार्टर अगर आपको लॉस नहीं दिखा रहा है और प्रॉफिट में ही है, तो आपको खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज करना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत क्रेडिटेबल बात है। तो सवाल यही है और उत्तर भी यही है कि आपको रिलायंस अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। गिरावट में खरीदारी करें, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, एक साथ ना खरीदें। और आने वाले दिनों में एक साल के नज़रिए के साथ अगर आप निवेश करते हैं, एक तो इसलिए भी पोर्टफोलियो में रखें कि आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा प्रदान करेगा और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा अगर बाजार चलता है तो यहाँ पे आप नज़र बना सकते हैं। आज हमने विस्तारपूर्वक तमाम जो कंपनी के अलग अलग कारोबार हैं उस पर चर्चा की। चलते चलते कुछ और ऐड करना चाहेंगे सर आज की इस चर्चा में आप? नहीं, जैसे मैंने कहा है कि रिलायंस जो है वो हमारे पूरे देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है, निफ्टी के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। बिल्कुल। और उसमें वो अपना दर्जा बरकरार रखा हुआ है। इसके अंदर थोड़ा अगर जो डीप एनालिसिस में हमने जो पॉइंट्स निकाले हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो ओवरऑल ग्रोथ और जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है कंपनी ने वो काबिल तारीफ है। अग्रवाल साहब, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? हाँ, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। चलिए अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कितना कीमती समय देने के लिए। निश्चित रूप से अब जो लोग भी रिलायंस के बारे में कुछ समझना जानना चाहते होंगे तो आज की इस चर्चा में उनके अलग अलग कारोबार के बारे में, शेयर क्यों नहीं चल रहा है इस बारे में, टेलीकॉम क्षेत्र में कंपनी अलग क्यों नहीं कर रही है, तो ये तमाम प्रश्नों के उत्तर उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और फॉर्मूला गुरु हमारा बनने के लिए। तो फिलहाल फॉर्मूला गुरु को समेटने का वक्त आ गया है, फॉर्मूला गुरु को यहीं समेटते हैं। लेकिन अगली बार हम जब जुड़ेंगे तो एक नई थीम के साथ आएंगे, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तो कुछ समझना हो बाजार के लिए बारे में, अपनी जेब को सुरक्षित रखना हो तो लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। और हाँ, रिलायंस नहीं, किसी भी शेयर पर कोई सवाल हो तो हर रोज़ दोपहर 1 बजे बाजार के अलग अलग दिग्गज जानकार हमारे साथ जुड़ते हैं। उनके साथ आप भी अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कीजिए, जो शेयर आपने लिए हैं उस पर सवाल पूछिए 9311211874 पर। बाकी आप बने रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।